नमस्ते। मैं डॉक्टर वीना वंदना आपका स्वागत करती हूँ एक नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योतिस्मिता शर्मा, जो एक सोशल साइंटिस्ट हैं और इन्होंने अपना पीएचडी जेएनयू से पूरी की है। इनकी पीएचडी रिसर्च का फोकस था उन महिलाओं के लाइव एक्सपीरियंस पर जिन्होंने अपने जीवन के अर्ली फेज में लोकोमोटर डिसेबिलिटीज को सामना किया है। वर्तमान में डॉक्टर शर्मा एम्स न्यू दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ इंडोक्रोनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में काम कर रही हैं। इनका इंटरेस्ट एरिया में शामिल है जेंडर, डिसेबिलिटी एंड क्रॉनिकल इलनेस। आज के एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज क्या है, कैसे होता है, अर्ली साइन क्या है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। नमस्ते ज्योतिस्मिता। नमस्ते। जैसे कि आपने बताया कि आपका अभी करंट वर्क एक्सपीरियंस है डायबिटीज के ऊपर। तो डायबिटीज क्या है और टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज को कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है? जी, तो डायबिटीज़ जो है वो एक क्रॉनिक डिज़ीज़ होता है जिससे कि हमारे शरीर में ज़्यादा ग्लूकोज़ बनना शुरू हो जाता है। हम्म। ये तब होता है जब पैनक्रियास, जो कि एक ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में, वो इंसुलिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट करता है। जब वो इंसुलिन मतलब एकदम बंद हो जाता है सिक्रीशन, नहीं तो थोड़ा थोड़ा ही जब सिक्रीट होता है, तब उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ बोलते हैं। हम्म। तो इंसुलिन बहुत ज़रूरी होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए। हम्म। और अगर हम डायबिटीज के टाइप्स के बारे में बात करें तो एज अ होल 3 टाइप्स ऑफ डायबिटीज होते हैं, लेकिन उनके अंदर अंदर भी काफी ज्यादा टाइप्स हो जाते हैं। हम उसमें नहीं जाके हम ओवरऑल ब्रॉडली हम अगर बात करें तो एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2 और एक होता है जेस्टेशनल डायबिटीज। हम्म। तो जेस्टेशनल डायबिटीज जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है और उससे डिलीवरी के वक्त थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। और डिलीवरी के बाद उनको जिन औरतों में जेस्टेशनल डायबिटीज होता है उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को, ताकि बाद में वो टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट ना हो जाए। ओके। तो ये हो गया जेस्टेशनल डायबिटीज। उसके अलावा जो टाइप 1 डायबिटीज होता है वो ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है हम्म। और वो काफी कम संख्या के लोगों में होता है। 5 to 6% ऑफ द पॉपुलेशन में ही हम टाइप 1 डायबिटीज को देखेंगे। ओके। और ये ज्यादातर बच्चों में होता है। इसका पीक एज होता है 10 to 14 ईयर्स तक, लेकिन थोड़े बहुत अगर उम्र भी हो जाती है तो कभी कभी लोगों को हो सकता है टाइप 1 डायबिटीज। इसमें बॉडी इंसुलिन एकदम प्रोड्यूस नहीं करता है, तो इसकी वजह से इंसुलिन बाहर से हमें लगाना पड़ेगा। ओके। तो इंसुलिन इंजेक्शंस लगा सकते हैं, इंसुलिन पेन्स लगा सकते हैं, नहीं तो इंसुलिन पंप्स लगा सकते हैं। तो ये तीनों तरीके से हम बाहर से इंसुलिन लगा सकते हैं अपने शरीर में। तो टाइप 2 डायबिटीज जो है वो ज्यादातर बड़े लोगों में होता है, मिडिल एज से। अगर किसी को डायबिटीज हो रहा है तो यूजुअली वो टाइप 2 डायबिटीज ही होता है। हालांकि अभी छोटे बच्चों में भी हम देखते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज होना मतलब अभी शुरू हो गया ओके। है। और अगर हम प्रेवलेंस की बात करें तो अबाउट 90% ऑफ द डायबिटिक पॉपुलेशन जो है वो टाइप 2 डायबिटिक्स ही होते हैं। तो हम जब इंडिया के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी से दैट इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो हम टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात कर रहे ओके। हैं। और इसमें बॉडी जो है थोड़ा थोड़ा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। हम्म। तो इसका मतलब ये होता है कि आप गोलियों से ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट कर सकते हो। हम्म। अगर गोलियों से नहीं हो रहा है तब शायद डॉक्टर आपको इंसुलिन रेकमेंड करे, पर वो बहुत कम होता है। यूजुअली गोलियों से आप मैनेज कर सकते हो। अच्छा, जैसे कि आपने अभी बात की गेस्टेशन पीरियड में डायबिटीज का, तो वो एक्चुअल में क्या होता है जब मदर कंसीव करती हैं, तो उस समय जो डायबिटीज का होना क्या बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाता है या उसको थोड़ा सा? बच्चों में ज्यादातर ट्रांसफर नहीं होता है। हम्म। अगर हम किसी भी लाइक टाइप 1 डायबिटीज के बारे में भी अगर बात करें तो वो भी जरूरी नहीं होता है कि वो बच्चों में आए। हम्म। बहुत कम होता है, लाइक अबाउट 2 to 4% चांसेस ही होता है अगर मदर को है तब बच्चे को हो। लेकिन अगर हम जेस्टेशनल डायबिटीज की बात करें तो बच्चा जो फीटस जो होता है उसका सर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। ओके। तो उस वजह से डिलीवरी के टाइम पे सी सेक्शन मतलब ज्यादातर होता है। और डिलीवरी के टाइम पे अदर डिफिकल्टीज मतलब हो सकते हैं। ओके। और फिर जब
हमारे सोसाइटी में ऐसा होता है ना कि प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेशन के लिए उनको थोड़ा बहुत गुड़ वगैरह बहुत ज्यादा खिला देते हैं, घी वगैरह का सब मतलब चीजें बहुत ज्यादा खिला देते हैं, तो इन सब से उनका ब्लड शुगर लेवल्स हाई ही रहेगा आफ्टर द डिलीवरी। तो उसके बाद ये चांसेस रह जाते हैं कि शायद इनको आगे चल के टाइप 2 डायबिटीज हो, तब वो लेकिन इरिवर्सिबल हो जाएगा। जेस्टेशनल डायबिटीज अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे है तो डिलीवरी के बाद वो चला जाता है, लेकिन अगर ब्लड शुगर लेवल्स को आप कंट्रोल ना करें तो 3-4 साल बाद शायद आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी रहता है। टाइप 1 डायबिटीज के होने के कारण क्या है और इस क्या क्या फैक्टर हैं इन्वॉल्व इसके होने में? हमें अभी तक मतलब एक्चुअल कॉजेज का पता नहीं है, तो ऐसा बोला जाता है कि बोथ एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, बट हम मतलब सीधे तरीके से हम नहीं बता पाएंगे कि कौन से कॉजेस की वजह से किसी को टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है। ऐसा हम देखते हैं कि फैमिली में किसी को भी नहीं है टाइप 1 डायबिटीज, पर एक बच्चे को हो रहा है, तो बहुत मतलब पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं कभी कभी कि किस वजह से इनको हुआ है, पर मतलब ऐसा कुछ रीजन नहीं होता है, किसी को भी हो सकता है टाइप 1 डायबिटीज। ओके, मतलब उसके पीछे कोई कारण नहीं है, लेकिन हो सकता है। किसी को भी हो सकता है। लेकिन प्रिवेंशन के तौर पे हम क्या ले सकते हैं? प्रिवेंशन के तौर पे हम ऐसे कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर किसी को डायग्नोज हो गया है टाइप 1 डायबिटीज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि उसको हम मैनेज कैसे करेंगे, और उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा उसके बाद। तो टाइप 1 डायबिटीज को मैनेज कैसे किया जाए? टाइप 1 डायबिटीज के मैनेज करने के लिए हमारे पास 4 तरीके बेसिकली है। फर्स्ट वुड बी कि इंसुलिन, जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं 3 से 4 टाइम, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा इंसुलिन लगा रहे हो, उसके हिसाब से आपको इंसुलिन लगाना पड़ेगा। इंसुलिन लगाने से पहले आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल्स चेक करना पड़ेगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये स्ट्रिप्स जो है वो काफी एक्सपेंसिव रहती है, तो आपके अगर फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर पाती है तो अनफॉर्चुनेटली बच्चे जो है वो हर टाइम नहीं कर पाते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को चेक, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। थर्डली डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। डॉक्टर जैसे बता रहे हैं जो जो खाना वो मतलब अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं, सब कुछ अवॉइड करना पड़ेगा और टाइमली खाना खाना पड़ेगा उनको। एंड फोर्थ वुड बी फिजिकल एक्टिविटीज को मैनेज करना पड़ेगा, मतलब 1 घंटा हर दिन उन्हें कुछ ना कुछ मतलब जैसे कि रनिंग हो गया, जैसे कि प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, ऐसे कुछ भी उनको करना पड़ेगा हर दिन। तो ये डॉक्टर्स ज्यादातर रेकमेंड करते हैं। उसके अलावा आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा एवरी 3 मंथ। आपको आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स आए हैं उनको आपको एक रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो आप जब डॉक्टर के पास जा रहे हो उसको आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपके शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा हाई या बहुत ज्यादा लो हो रहे हैं तो वो सब आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये किस वजह से हुआ है। तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि साइड में लिखा करो अगर बहुत ज्यादा लोज हो रहे हैं तो किस वजह से हो रहे हैं, ताकि तभी वो डॉक्टर आपको समझा पाएंगे कि ये नहीं करना है या ये ज्यादातर करना है। फिर एवरी ईयर बताया जाता है कि आंखों की जांच करें, किडनीज की जांच करें, नर्व्स की जांच करें, ताकि कॉम्प्लिकेशंस अगर होना शुरू हो जाती है उसको हम पहले से ही मतलब टैकल कर पाए। तो ये सब इम्पोर्टेंट रहता है। प्लस उसके अलावा जैसे कि सिरिंजेस वगैरह, नीडल्स वगैरह जो है वो डॉक्टर्स या डायबिटीज एजुकेटर्स बताएंगे कि 3 टाइम ही यूज करना है। उससे ज्यादा यूज करोगे तो वो ब्लंट हो जाएगा, तो जब आप इंसुलिन लगाओगे तो बहुत पेनफुल हो जाएगा। तो ये सब भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इंसुलिन कहाँ पे स्टोर कर रहे हो वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे कि फ्रिज है तो फ्रिज के डोर में ही उसको आप स्टोर करोगे, कहीं और नहीं रखोगे आप। इनसाइड नहीं, फ्रिज के इनसाइड नहीं, फ्रिज के डोर में, हाँ, नहीं तो मतलब एकदम फ्रीजर में तो रखना ही नहीं है। तो यहाँ पे ही रखना है, डोर में ही रखना है। तो ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा मतलब मैनेजमेंट के लिए। टाइप 1 डायबिटीज को हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं और इसके शुरुआती कारण क्या होते हैं, मतलब सिम्टम्स कैसे हैं कि जिससे हम पहचान कर सके उसके? तो टाइप 1 डायबिटीज के जो सिम्टम्स होते हैं वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जैसे कि अगर बच्चे को बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, बच्चा बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूरिनेट कर रहा है, या फिर बच्चा बहुत ज्यादा वीक हो रहा है, बहुत ज्यादा वेट लॉस कर रहा है, तो ऐसे
ऐसा अगर सिम्टम्स बच्चा दिखा रहा है तो यूजुअली ये टाइप 1 डायबिटीज के पहले लक्षण होते हैं। तो ऐसा अगर आपके बच्चे के साथ हो रहा है तो उसको डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाइए, और डॉक्टर्स यूजुअली ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह कराएंगे, और उसमें पता चल जाएगा कि डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज है बच्चे को। अगर हम इंडिया की बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज का क्या क्या चैलेंजेस आता है उसके हेल्थ केयर सर्विसेज में? तो ये बस इंडिया में ही नहीं, अगर हम हर मतलब डेवलपिंग कंट्री LMICs की अगर बात करें तो हर जगह पे आपको सिमिलर प्रॉब्लम्स ही दिखेंगे। कि पहली बात तो ये होती है कि रिमोट एरियाज में जो डॉक्टर्स होते हैं वो, उनको शायद पता ना हो कि इतने छोटे बच्चे को डायबिटीज हो सकता है, तो दैट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। वहाँ पे डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज भी शायद नहीं मिलेगी आपको, तो ये सब आपको टर्शरी केयर सेंटर्स में मिलेगी, बट जो प्राइमरी लेवल के जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे शायद ये सब फैसिलिटीज ना मिले आपको। तो स्पेशलिस्ट केयर भी शायद वहाँ पे अवेलेबल ना हो, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज को जो देखते हैं वो यूजुअली स्पेशलिस्ट ही होते हैं, राइट? सो दैट बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। उसके अलावा फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। इंसुलिन खरीदने के लिए अगर आपको हॉस्पिटल से नहीं मिल रहा है इंसुलिन, तो वो खरीदने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। टेस्टिंग स्ट्रिप्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। खाना जो रेकमेंड करते हैं वो खरीदने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सब इश्यूज रहते हैं। प्लस लोग कभी कभी समझ भी नहीं पाते, लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज्यादा होती है कि इतने छोटे बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज कैसे हो गया, ये समझ पाना। और कभी कभी डॉक्टर्स के पास इतना समय नहीं होता है कि वो बात कर पाए, खुल के समझा पाए। तो उसके लिए एक डायबिटीज एजुकेटर का एक क्लिनिक में होना बहुत जरूरी होता है, पर हर सिस्टम में नहीं होता है एक डायबिटीज एजुकेटर। फिर मतलब पेरेंट्स भी बहुत मतलब एक दूसरे जोन में चले जाते हैं जब बता देते हैं उनको कि डायबिटीज हो गया है, तो उनको भी ये समझ पाना कि कैसे मैनेज करना है, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी ही होती है घर में लेके जाके उन्हीं को ही फ्रॉम डे वन दे हैव टू मैनेज द डिजीज। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रह जाता है। फिर सिम्टम्स वगैरह अगर उनके हाई शुगर्स हो रहे हैं, लो शुगर्स हो रहे हैं, ये सब समझ पाना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है कभी कभी। जैसे कि अभी आपने बताया कि गवर्नमेंट में हर जगह पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं होते हैं और बहुत जगह नहीं होते हैं, तो क्या क्या सुविधाएं डायबिटीज के लिए हमारे गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की हुई है? मुझे बस दिल्ली का ही आइडिया है। दिल्ली सरकार की जो हॉस्पिटल्स होती है, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होती है, या फिर ऑटोनॉमस जो एम्स भी है, वहाँ पे इंसुलिन वगैरह मिल जाती है। पर उसके अलावा हर मतलब वहाँ पे आपको भी आइडिया होगा कि कितना वेटिंग टाइम होता है, राइट? वेटिंग टाइम के अलावा भी अगर जब इनिशियल डायग्नोसिस हो रहा है तो बच्चे को बार बार शायद बुलाया जा रहा है कि ये टेस्ट के लिए आ जाओ, वो टेस्ट के लिए आ जाओ, तो पेरेंट्स के लिए वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज कर पाना। तो वो यूजुअली शायद प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, ये सोच के कि, और ये भी लोग सोचते हैं कि ये शायद एक बस एक फेज है, ये गुजर जाएगा, तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में शायद लेके जाते हैं। पर वहां पे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। आपको डॉक्टर को भी पैसे देने होंगे, इंसुलिन का भी आपको पैसे देने होंगे, आने जाने का भी बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो ये सब इश्यूज तो रहते ही है। उसके अलावा जो बाकी सब चीजें चाहिए वो सब अस्पतालों से नहीं मिलता है, जैसे कि सिरिंजेस वगैरह नहीं मिलती है, टेस्टिंग स्ट्रिप्स नहीं मिलते हैं, ग्लूकोमीटर्स शायद कभी कभी मिल जाए, बट यूजुअली वो भी नहीं मिलते हैं। तो हमारी सुविधा नहीं है वो उसके लिए। कुछ भी नहीं। वन डायबिटीज के लिए करंट स्ट्रेटेजी क्या है ट्रीटमेंट का? ट्रीटमेंट का तो नहीं, मैनेजमेंट के स्ट्रैटेजीज होते हैं। तो यूजुअली आपको इंसुलिन लगाना पड़ेगा 3 से 4 टाइम, डिपेंडिंग, मैंने आपको जैसे बताया, डिपेंडिंग ऑन विच इंसुलिन यू हैव बीन गिविंग। उसके अलावा ब्लड शुगर्स चेक करते रहने पड़ेंगे बहुत ही फ्रिक्वेंटली। अगर हाईज या लोज आ रहे हैं तो और भी ज्यादा फ्रिक्वेंटली आपको चेक करना पड़ सकता है। पर क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं लोग, तो डॉक्टर्स यूजुअली 1-2 बार दिन में बता देते हैं, 1-2 बार ही चेक कर लो। यूजुअली खाने से पहले, कभी कभी खाने के बाद भी। कभी कभी बच्चों के सुबह उठने के बाद बहुत ज्यादा शुगर्स हाई आते हैं, तो रात के 3 बजे को भी चेक करने के लिए बोलते हैं डॉक्टर्स। उसके अलावा खाने पे ध्यान देना होता है।
खाने में जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कम करना पड़ता है। कभी कभी किसी किसी बच्चे को सीलिएक डिजीज भी रहता है टाइप 1 डायबिटीज के साथ। तो उसमें उनको ग्लूटेन का जो भी चीजें होते हैं, रोटी वगैरह मना हो जाता है, तो उसके लिए उनको ऑल्टरनेटिव्स लेने पड़ेंगे। तो उसके लिए एक डाइटिशियन रहती है यूजुअली क्लिनिक में। अगर नहीं रहती है तो वो बहुत अगेन अनदर चैलेंज हो जाता है। तो डाइटिशियंस यूजुअली समझाएंगे कि क्या क्या आप खाना खा सकते हो। अ, उसके अलावा एक्सरसाइज, मतलब दिन में 1 घंटा यूजुअली बताते हैं। पर कभी कभी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है, स्टडीज वगैरह का स्ट्रेस हो जाता है, तो वो लोग वो टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो शुगर्स वगैरह फिर मैनेज करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या ऐसा है कि स्ट्रेस में भी शुगर का फ्रीक्वेंसी बढ़ सकता है? हाँ, स्ट्रेस में जैसे बच्चे अगर बोर्ड्स दे रहे हैं या फिर कॉलेज में है, तब उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, तब उस टाइम पे उनका शुगर लेवल्स हाई हो जाता है यूजुअली। और कभी कभी वो लोग रात रात भर भी पढ़ाई करते हैं, तो उनका ना लाइफ एक्चुअली बहुत ज्यादा रेजिमेंटेड हो जाता है। तो और अकॉर्डिंग टू दैट ओनली डॉक्टर्स वुड सजेस्ट कि कौन सा इंसुलिन कौन से टाइम पे लेना है, कब खाना खाना है। तो वो अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाए तो शुगर लेवल्स पे इफेक्ट करते हैं। तो कभी कभी जो बोर्ड्स के टाइम पे या फिर कॉलेज में है बच्चा, तो रात रात भर पढ़ते होंगे 2-3 बजे तक, तो वो रात में कुछ शायद खाना खा ले, तो उससे फिर उनका शुगर लेवल फिर हाई हो जाता है। फिर सुबह शायद लेट उठे तो इंसुलिन का टाइम अगेन इफेक्ट हो जाता है, तो उससे भी उनका शुगर लेवल फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है उससे। जैसे कि आप जिक्र कर रही हैं इंसुलिन की, तो इंसुलिन डिवाइस जो आते हैं वो कितना यूजफुल है, या फिर हमें ब्लड टेस्ट से ही उसको करना चाहिए? नहीं, इंसुलिन पंप्स जो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं ब्लड शुगर्स मैनेज करने के लिए, क्योंकि वो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है। जैसे कि अगर आप इंसुलिन लगा रहे हो तो आपको खुद मैनेज करना पड़ता है। अगर आप इंसुलिन पंप लगा रहे हो तो वो कंटिन्यूअसली आपके बॉडी को प्रोवाइड करता रहेगा इंसुलिन। और अगर मतलब उससे आपका ब्लड ग्लूकोज भी मैनेज रहेगा, आपको मतलब जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, लो शुगर, वो भी कम होने शुरू होंगे, और आपको अच्छे से मैनेज करने में भी आपको हेल्प करेगा इससे। बट द अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं, तो डॉक्टर्स रेकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि लोग नहीं मैनेज कर पाएंगे इसको। और मतलब मैंने जहाँ पे मैं स्टडी कर रही हूँ वहाँ पे मैंने शायद 55 बच्चों का इंटरव्यू लिया है, उसमें से बस एक ही बच्चा है जो इंसुलिन पंप यूज कर रहा है। बाकी सारे के सारे या तो पेन्स यूज कर रहे हैं, नहीं तो इंसुलिन सिरिंजेस यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि आप जो स्टडी कर रही हैं, किया है आपने, तो उसमें जो बच्चे का एज क्या था, क्या है? वो बेसिकली टीनेजर्स, मतलब एडोलेसेंट्स एंड इमर्जिंग एडल्ट है, तो 15 से लेके अबाउट 21 तक है। तो ये 4 साल का स्टडी रहा है, तो बच्चे का उम्र अकॉर्डिंगली बढ़ जाता है, राइट। तो अभी मतलब 15 से लेके अराउंड से 23-24 तक, अपनी एज तक। ये अभी आपने बात की पंप के बारे में, लेकिन इंसुलिन पंप के बारे में, लेकिन सीजीएम डिवाइस क्या है, उसके रोल क्या है? तो सीजीएम डिवाइस जो है उससे कंटिन्यूअस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर होता रहता है। तो अभी यूजुअली क्या होता है, लोग ऐसे प्रिक करके देखते हैं ब्लड शुगर लेवल्स कितने आ रहे हैं। तो अगर सीजीएम डिवाइस है किसी के पास, तो आपको रियल टाइम में हर किसी टाइम पे आपको डेटा मिल सकता है कि आपके ब्लड शुगर लेवल हाई है, लो है। और अगर ज्यादा हाई हो रहा है, ज्यादा लो हो रहा है, तो आपको वो अलर्ट कर देगा डिवाइस कि ऐसा हो रहा है, कुछ खा लो, कुछ पी लो, मतलब आपको खुद ही पता चल जाएगा उस टाइम पे। उसके अलावा ये प्रिक्स कम हो जाएंगे तो बच्चों को इतना डिफिकल्टी नहीं होता है फिर, और उनको याद नहीं करके रखना होता है। और डॉक्टर्स को के लिए भी आसान हो जाता है समझ पाने के लिए कि मतलब उनको भी पूरा डेटा मिल जाता है। नहीं तो कभी कभी बच्चे जो है वो बदमाशी कर लेते हैं, कुछ खा के आते हैं, फिर हाई अगर शुगर्स होते हैं तो वो लोग लिखते नहीं है, वो लोग कुछ गलत कुछ लिख देते हैं। तो जब उनका HbA1c आता है रिपोर्ट 3 महीने बाद, तब पता चलता है कि उन्होंने कुछ गड़बड़ तो किया है, पर डॉक्टर को समझने में मुश्किल होता है कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगे फिर। तो ब्लड शुगर मैनेज करने में बहुत ज्यादा मतलब इजी हो जाता है, बट अगेन ये काफी एक्सपेंसिव रहते हैं और लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो डॉक्टर्स भी यूजुअली रेकमेंड नहीं करते हैं। अफोर्डेबल क्या है इंडिया में?
इस टाइप 1 डायबिटीज के लिए? अफोर्डेबल तो कुछ भी नहीं है। ओके। तो सब मतलब इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव डिजीज। हाँ। तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है, और पुअर फैमिलीज में अगर हो रही है तो हाँ। खाना वगैरह भी अकॉर्डिंगली मैनेज कर पाना। हम्म। वैसे खाना तो नॉर्मल ही खाना होता है, पर उसके अलावा जैसे नट्स वगैरह खाने के लिए रेकमेंड करते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए रेकमेंड करते हैं, ये सब भी फैमिलीज के लिए अरेंज कर पाना, पनीर वगैरह दूध वगैरह ये सब भी मुश्किल हो हम्म। जाता है किसी किसी फैमिलीज के लिए, तो वो लोग नहीं कर पाते हैं। जो कि अफेक्ट करता है बॉडी को काफी। हम्म। अगर हम डाइट की बात करें, जैसे हम लोग अभी बोले कि अफोर्डेबल नहीं है, तो होलिस्टिक डाइट की बात करें तो इंडियन फैमिली कितना चैलेंजेस फेस करती है इसके लिए कि डाइट मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो इंडिया में बहुत ज्यादा फेस्टिवल्स होते रहते हैं, तो हर फेस्टिवल में घर में कुछ ना कुछ बनता ही है यूजुअली, नहीं तो जी। बाहर से मिठाई वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं, तो एक बच्चे को बोलना कि आप मत खाओ वो हम्म। बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फैमिलीज में बहुत झगड़े वगैरह होते हैं उस टाइम पे, जैसे दिल्ली में दिवाली इज द बिगेस्ट फेस्टिवल, तो यहाँ पे उस टाइम पे फैमिलीज में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। फिर सीलियाक डिजीज अगर किसी बच्चे को है तो बाहर कुछ खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम्म। या फिर टाइप 1 का भी अगर कोई बच्चा है, कभी भी मतलब बाहर अगर वो जा रहे हैं तो यूजुअली फ्रेंड्स के साथ अगर बाहर जा रहे हैं, बाकी बच्चे तो जैसे पिज्जा बर्गर ये सब ऑर्डर करेंगे, तो इस बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो क्या खाएगा रोज रोज। मतलब डाइटिशियन बोलते हैं कि आप साउथ इंडियन खाना खा लो, हम्म। तो रोज रोज वो खाना भी तो बच्चे को पसंद नहीं पसंद आएगा। नहीं आया। प्लस डाइटिशियन को भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसे ब्लैंकेट टर्म्स ना यूज करे, जैसे कि साउथ इंडियन खा लो। साउथ इंडियन में तो बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि आप शायद इडली के बारे में बोल रहे हाँ। हो कि वो हेल्दी है, डोसा के बारे में बोल रहे हो वो भी रिलेटिवली हेल्दी है, बट जैसे वड़ा तो हेल्दी नहीं है ना, नहीं क्योंकि है। वो फ्राइड होता है, दाल वड़ा जैसे हो गया वो फ्राइड होता है, तो ये सब तो हेल्दी नहीं होता है। तो इट इज एडवाइजेबल कि वो लोग ऐसे टर्म्स ना यूज करे। या फिर फ्रूट्स खा लो ऐसे करके भी अगर बोल दे, तो हाँ। अगर मैंगोज खा रहा है, बनानास खा रहा है, वो सब तो हेल्दी नहीं होता है एक बच्चे के लिए। तो ये सब डिफिकल्टीज रहते हैं। नॉर्थ इंडिया में शायद चावल इतना नहीं चलता है, तो हम्म। शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बट अगर हम साउथ इंडिया या ईस्टर्न इंडिया की बात करें जहाँ पे स्टेपल फूड राइस होता है, तो आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। पर मैंने क्योंकि दिल्ली का ही मुझे आइडिया है, तो यहाँ पे डाइट को लेके उतना ज्यादा डिफिकल्टीज एटलीस्ट स्टेपल डाइट को लेके नहीं होता है। हम्म। डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज को लेकर छोटे बच्चों में क्या चैलेंजेस आते हैं? अगर बच्चा एकदम छोटा होता है, जैसे कि 3-4 साल का, तो वो यूजुअली ब्रेस्ट फीडिंग में रहता है, तो डॉक्टर्स के लिए बता पाना कि कौन से टाइम पे इंसुलिन लगाए वो बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर्स या फिर डायबिटीज एजुकेटर्स जो भी पेरेंट्स को बता रहे हैं उनके लिए दिक्कत हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, डोज एडजस्ट कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है हम्म। कि कौन से टाइम पे क्या करे, वो सब समझा पाना। फिर अगर बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो बच्चा बता नहीं पाएगा, तो पेरेंट्स को हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा कि बच्चा कैसा है, क्या कर रहा है, ये सब। और उस उम्र में यूजुअली बच्चे बहुत फसी भी रहते हैं, हम्म। तो खाना वाना खिलाना मुश्किल हो जाता है। अगर एक जॉइंट फैमिली सेटअप है तो यूजुअली छोटे बच्चे को, जो बड़े लोग होते हैं वो लोग चॉकलेट्स वगैरह बहुत ज्यादा देते हैं, तो वो काफी मतलब उन लोग को भी समझा पाना कि बच्चे को ना दो, उसके लिए हार्मफुल है, वो भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है पेरेंट्स के लिए। हम्म। वैसे डॉक्टर्स के हिसाब से टॉडलर टॉडलर एज के बाद से 5 इयर्स टू अबाउट 12-13 इयर्स, उस उम्र में बच्चे जो है वो थोड़ा बहुत बड़ों की बात सुन लेते हैं, तो उस एज में थोड़ा बहुत मैनेजमेंट सही रहता है। हम्म। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट चैलेंज आता है एडोलेसेंट एज में। हम्म। उस एज में बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, तो इस वजह से इंसुलिन का जो रिक्वायरमेंट होता है बॉडी में वो बहुत ज्यादा चेंज होता है। तो पेरेंट्स के लिए समझ पाना कि ये क्यों हो रहा है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो पेरेंट्स यूजुअली बच्चे को ही ब्लेम करते हैं कि शायद आपने कुछ खा लिया होगा, इसके वजह से आपका शुगर्स जो है वो हाई आ रहा है। तो उसकी वजह से घर में बहुत ज्यादा तनाव का सिचुएशन हो जाता है। बच्चे इस उम्र में इंडिपेंडेंस भी चाहते हैं हम्म। बड़ों से, तो वो लोग भी
हमेशा सुनना नहीं पसंद करते कि ये मत खाओ वो मत खाओ, कितना सुनेंगे वो लोग। तो वो लोग कभी कभी खा भी लेते हैं बाहर कुछ, फिर घर में आके बताते नहीं है, ब्लड शुगर लेवल चेक करके कुछ रॉन्ग नंबर्स वगैरह लिख देते हैं। तो ये एडोलेसेंट एज में बहुत कॉमन होता है ये इश्यूज। जैसे कि इसको इसके लिए कोई ऐसा कुछ उपाय हो सकता है कि स्कूल और कम्युनिटीज लेवल पे वर्क करके इसको कुछ सलाह दिया जा सकता है कि भाई चॉकलेट नहीं दें बच्चे को। और कि कम्युनिटी लेवल पे इतना अवेयरनेस ही नहीं है अबाउट टाइप 1 डायबिटीज। अगर हम कम्युनिटी में जाके किसी को नॉर्मली भी बोल दे कि इस छोटे बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है, तो उन लोग का यही सोच रहेगा कि बच्चा शायद बचपन में बहुत ज्यादा चॉकलेट खा रहा था, पेरेंट्स को ही ब्लेम शायद करेंगे कि इन्होंने क्यों ज्यादा चॉकलेट दिया था बच्चे को। तो ये क्रॉनिक डिजीज में बहुत ज्यादा होता है कि विक्टिम को ही ब्लेम किया जाता है कि आप ही ने कुछ किया होगा, इसके वजह से ये हो रहा है, क्योंकि अवेयरनेस इतनी ही ज्यादा कम है। स्कूल्स की अगर बात करें तो वहाँ पे भी टीचर्स को बहुत कम अवेयरनेस रहती है टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। यूजुअली पेरेंट्स को बोला जाता है कि क्लास टीचर को बता दिया जाए या फिर प्रिंसिपल को बता दिया जाए कि बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है, ताकि अगर हाइपोग्लाइसीमिया का कुछ भी सिम्टम्स हो रहा है तो बच्चा अगर खुद मैनेज नहीं कर पा रहा है, कम से कम टीचर्स कुछ बच्चे को खिला दे, जैसे कि हार्ड कैंडीज वगैरह या फिर ग्लूकोज वगैरह कुछ अगर पिला दे बच्चे को तो मैनेज हो जाएगा। उसके बाद पेरेंट्स को कॉल कर दे, वो आके बच्चे को घर लेके जा सकते हैं, बट एटलीस्ट इनिशियल मैनेजमेंट अगर स्कूल में हो जाए तो वो सही रहता है। बट यूजुअली टीचर्स इतनी ओवरबर्डन रहती है कि वो शायद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना चाहे, तो वो एक बहुत अगेन प्रॉब्लम हो जाता है स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में। जैसे कि मैंने बहुत सारे स्कूल में ये भी देखा है कि वो वो एडवाइस तो देते हैं पेरेंट्स को कि जंक फूड नहीं खाना है, आप बच्चे के लंच बॉक्स में हेल्दी फूड दें, सुगरी चीज ना दें। लेकिन हमने ये भी नोटिस किया है कि बच्चे को जब बच्चा कुछ अच्छा परफॉर्म करता है तो उन्हें चॉकलेट देते हैं। हम्म तो मुझे वो डायलॉग समझ नहीं आती है कि आप एक तरफ पेरेंट्स को मना कर रहे हो और दूसरी तरफ चॉकलेट भी दे रहे हो। तो वो चीज लिटरली अजीब है। कॉन्ट्रडिक्टरी है। हाँ, कि आप जो बोल रहे हो वो नहीं कर रहे हो, जी पेरेंट्स को मना कर रहे हो लेकिन खुद कर रहे हो। जी, तो पर एक वो ये भी शायद यूजुअली प्राइवेट स्कूल्स में ही होंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में आई डोंट थिंक नहीं, ऐसा कुछ। नहीं गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं हाँ कर रही मैं। नहीं है, वो गवर्नमेंट हाँ। स्कूल में तो आपको मिड डे मील मिल रहा है वही काफी है। लेकिन हम्म अगर जनरल अभी बात करें तो प्राइवेट स्कूल में भी ये छोटे बच्चों को खासकर हमने देखा है कि हम्म। वो हर एक अच्छा काम करने पे उनको चॉकलेट छोटी सी टॉफी पकड़ा दी जाती है। तो हम्म उसकी मैं बात कर रही थी। तो एक बहुत ही ज्यादा हिपोक्रेसी हाँ जैसी हो जाती है। हाँ। जैसे कि टीनेजर की अगर हम बात करें तो उनको जब टाइप 1 डायबिटीज होती है तो उनको फिजिकल सोशल एंड जो चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है मेंटल, तो वो सब का कैसे वो टेकल करें, इसके बारे में कुछ बताएं। जो टीनेजर्स होती है, जैसे मैंने बताया कि उनके हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होती है, तो उनके इंसुलिन लेवल्स वगैरह, मतलब इंसुलिन का जो रिक्वायरमेंट होता है वो सब बढ़ जाता है, तो फैमिली में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आ जाती है। उसके अलावा उस एज में ज्यादातर बच्चे जो है वो पीयर प्रेशर में बहुत ज्यादा रहते हैं, पीयर एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा वो सीख करते हैं। तो इस वजह से कभी कभी वो लोग इंसुलिन स्किप कर देते हैं। जैसे कि दोपहर के टाइम पे स्कूल के बाद अगर बच्चे कहीं पे जा रहे हैं या फिर कॉलेज के टाइम पे वो लोग शायद घर वापस देर से आ रहे हैं, तो इंसुलिन का टाइम शायद मिस हो रहा है, और वो लोग शायद, क्योंकि उनको शर्म आती है ये बोलने के लिए कि वो दूसरे बच्चों से अलग है, वो इंसुलिन लगाते हैं सर्वाइवल के लिए, ये बोल पाना उनके लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो वो लोग इंसुलिन एकदम स्किप कर देते हैं, ब्लड ग्लूकोज चेक करना स्किप कर देते हैं, खाना जो कि अनहेल्दी होता है उनके लिए उनको पता है फिर भी वही सब खाना खाते हैं। तो वो सब इश्यूज रहते हैं। उसके अलावा साइकोलॉजिकल सपोर्ट की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उन्हें लगना शुरू होता है कि उनके जैसा और कोई नहीं है, उनके जो इश्यूज है वो बस उन्हीं को ही है और किसी को नहीं है। फैमिलीज नहीं समझ पा रही है, क्लोज फ्रेंड्स नहीं समझ पा रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है, और हर हॉस्पिटल में एक्चुअली एक डायबिटिक क्लिनिक में एक साइकोलॉजिस्ट का होना बहुत जरूरी है।
पर अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में यूजुअली मेंटल हेल्थ को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अगर बच्चा कोई भी ऐसे सिम्टम्स वगैरह दिखा रहा है जिसमें ऐसा लग रहा हो कि उनको कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज है, तो उनको डायरेक्टली साइकियाट्री डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। तो पेरेंट्स जो है नहीं चाहते हैं कि बच्चे को साइकियाट्री डिपार्टमेंट में लेके जाए। बच्चा अगर समझदार है वो भी नहीं जाना चाहता है साइकियाट्री डिपार्टमेंट में, क्योंकि एक स्टिग्मा अटैच होता हाँ। है उससे। तो वो एक बहुत ही बड़ा सा एक वॉइड होता है डायबिटीज केयर में कि मेंटल हेल्थ सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। टीनेजर की हम बात कर रहे हैं तो उसमें एकेडमी वाइज और एक्स्ट्रा करिकुलर को दोनों को कैसे वो बैलेंस करें, सही सलाह उनको मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जी बिल्कुल दिक्कत होता है बच्चे को। अगर आप हमारे बचपन के बारे में भी अगर आप सोचे तो उस एज में ना, जब आप 8th 9th 10th 11th 12th, ये 5 साल बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। तो सिमिलरली ये इन बच्चों को भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। पर उस स्ट्रेस के साथ उन लोगों को डायबिटीज भी मैनेज करना होता है, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज भी मैनेज करना होता है, फ्रेंड्स के साथ भी समय बिताना होता है, घर वालों के साथ भी समय बिताना होता है। तो बहुत ज्यादा दिक्कत मतलब वो लोग करते हैं। एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में अगर वो लोग कुछ स्पोर्ट्स वगैरह कर रहे हैं, डांस वगैरह कर रहे हैं, तो वो तो उनके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ब्लड ग्लूकोज मैनेज करने के लिए। बट एट द सेम टाइम उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्यादा ना हो जाए, ताकि उनके शुगर्स फिर से लो होके फिर उनको अलग से फिर से प्रॉब्लम्स ना हो जाए हाइपोग्लाइसेमिया रिलेटेड। बाकी तो मतलब क्या ही बोल सकते हैं। जो स्ट्रेस है वो तो स्ट्रेस सभी बच्चे को अनफॉर्चुनेटली लेना ही पड़ता है हम्म, एकेडमिक्स रिलेटेड। जो यंग एडल्ट हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज होती है, तो उनको उसके शुगर लेवल को मैनेज करने में क्या क्या फेस करते हैं वो लोग। तो यंग एडल्टहुड एक बहुत ही ट्रांजिशन वाला एक फेज होता है जहाँ पे बच्चे स्कूल से कॉलेज में जा रहे हैं। तो स्कूल में जो टाइमिंग्स होते हैं वो रिलेटिवली फिक्स्ड रहते हैं, हम्म। और कॉलेज में वो थोड़े बहुत लंबे हो जाते हैं, और कॉलेज में उनको इंसुलिन साथ भी लेके जाना पड़ता है। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ी सी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो लोग यूज टू नहीं होते हैं इससे। पहले जब वो स्कूल जाते हैं तो यूजुअली वो लोग 1-2 बजे तक घर वापस आ जाते हैं, तो फिर घर में नेक्स्ट इंसुलिन वो लगा सकते हैं। पर कॉलेज के टाइम पे 9 to 5 यूजुअली होता है क्लासेस, तो वो नहीं लेके जा पाते, तो उनको वो कैरी करना पड़ता है। तो दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम। उसके अलावा कुछ बीच में भूख भी लगती है तो वो लोग कुछ कैंटीन में जाके खाना खा लेते हैं। एंड वी नो कि कैंटीन में यूजुअली हेल्दी खाना मिलना बहुत मुश्किल होता है। फिर अगेन पीयर प्रेशर होता है। बर्थडे पार्टीज वगैरह ज्यादा जाना शुरू करते हैं यंग एडल्टहुड में कंपेयर टू टीनेजर्स। पेरेंट्स भी अलाउ कर देते हैं आफ्टर अ सर्टेन एज। तो वहां पे जाके फिर उनको कुछ ऑप्शंस नहीं मिलता है खाना खाने के लिए, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो अवॉइड करना शुरू करते हैं। तो वो उनके मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर ट्रांजिशन इन दिस फेज इज कि वो डॉक्टर्स चेंज करते हैं इस एज में। तो यूजुअली जब डायग्नोसिस होता है वो बच्चा छोटा होता है तो वो पीडियाट्रिशियन को ही दिखाता है। पर डिपेंडिंग अपॉन द हॉस्पिटल पॉलिसी, कभी कभी 12 साल की उम्र में, कभी कभी 15 साल में, कभी कभी 18 साल में उनको डॉक्टर चेंज करना पड़ता है। और उनको या तो एक फिजिशियन को दिखाना होता है जो कि मेडिसिन डिपार्टमेंट में बैठते हैं, नहीं तो एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ता है जो एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट में बैठते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा सा चेंज आ जाता है उनके लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बचपन से ही एक पीडियाट्रिशियन के पास जा रहे हैं, वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। उसके बाद जब वो बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अटैचमेंट फॉर्म नहीं हो पाता है। अगर वो फिजिशियन के पास जा रहे हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट में, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, बच्चे को टाइम बिल्कुल भी नहीं दे पाते हैं। और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ यूजुअली अगर टाइप 1 डायबिटीज के लिए एक अलग क्लिनिक होता है तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट टाइम दे देते हैं, बट उनको भी खुद मतलब रिलेट कर पाना बच्चों को इस डॉक्टर के साथ थोड़ा बहुत उनको टाइम लगता है, थोड़ा बहुत हेजिटेशन फील होता है। तो इस वजह से कभी कभी कुछ बच्चे जो है हॉस्पिटल जाना ही बंद कर देते हैं। और जैसे कि रिकमेंडेशन है कि एवरी 3 मंथ्स उनको आना है वहां पे। तो बच्चे एकदम अगर आना बंद कर दे तो ऐसा हो सकता है कभी कि जब वो वापस आए 2-3 साल बाद, तब वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ वापस आ रहे हैं। तो वो बहुत बड़ा यहाँ issue। पे मैं रोकूंगी कि अभी आपने बताया कि बच्चे का कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं ट्रीटमेंट करते हैं, छोड़ हम्म देते हैं हम्म बीच बीच में। तो ऐसा
कितने लोगों का होता होगा कि छोड़ देते हैं और फिर उनके बाद कितना सिम्टम ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन बच्चे के छोड़ते हैं या फिर पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्या रीजन रहता है इसके पीछे में? आ, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं पता है कि कितने बच्चे छोड़ देते हैं, बट यूजुअली यही होता है। और ये इंडिया में ही नहीं, हर जगह पे होता है, क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ केयर नहीं होता है। जब एक ब्रेक हो जाता है पीडियाट्रिक टू एडल्ट केयर, हम्म। तो कोई उनको हाथ पकड़ के लेके जाने के लिए कोई होता नहीं है कि आप इस हॉस्पिटल में दिखाइए, इस डॉक्टर को दिखाइए। हम्म। तो वो एक बहुत बड़ा सा इशू रह जाता है, पेरेंट्स के लिए भी दिक्कत हो जाती है। पर यूजुअली बाय दिस एज एक बच्चा जो है वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि अगर डॉक्टर के पास जा रहा है तो वो खुद अकेला जाएगा या अकेली हम्म। जाएगी। तो बच्चे को इतना और भी ज्यादा स्ट्रेस रहता है, जिंदगी में कॉलेज रिलेटेड, अगर काम करना शुरू कर देता है तो हम्म। काम रिलेटेड भी स्ट्रेस रहता है। तो इन सब चीजों के बीच में ओपीडी जाने के लिए टाइम वो शायद ना निकाल पाए। तो हम्म। वो एक प्रॉब्लम रहता है। हम्म। और अलावा उनको, बच्चों को खुद भी लगने लगता है कि उनको इतने सालों से तो ऑलरेडी है ना बीमारी, तो इतने सालों से तो वो मैनेज कर रहे हैं ऑलरेडी। तो उनको अभी सब कुछ पता है कि कैसे मैनेज करना है, कैसे इंसुलिन लगाना है, कैसे खाना खाना है, सब कुछ उनको आइडिया हो गया है। तो अभी डॉक्टर के पास अगर वो रेगुलरली ना भी जाए हम्म। तो भी ठीक रहेगा। तो अगर वो लोग 1 साल में भी जाए तो ठीक रहेगा, ऐसा वो सोचते हैं। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनके लाइफ में इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है कि शुगर लेवल अप एंड डाउन होते ही रहेंगे। तो डॉक्टर्स यही रेकमेंड करते हैं कि 3 महीने में कम से कम, मतलब एक बार तो आना ही चाहिए। हम्म। जैसे कि आपने बताया कि वो कंटिन्यूटी ब्रेक होती है और फिर ज्यादा सिम्टम्स आते हैं, तो ये जो निग्लेक्ट होता है, ट्रीटमेंट निग्लेक्ट जो कहेंगे, उससे बच्चे में रिस्क कितना बढ़ जाता है और क्या क्या उनको होने की संभावना बढ़ जाती है? तो अगर बच्चा कंप्लीटली, मतलब अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा है या ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर कुछ कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो जानबूझ के भी ध्यान नहीं देते कि अभी मैं कितना करूं, बचपन से कर रहा हूँ, अभी जो होगा देखा जाएगा, ऐसे करके कुछ 1-2 महीने तक वो लोग कंप्लीटली निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे उनको अक्यूट कॉम्प्लिकेशंस दिख सकते हैं, जैसे कि अक्यूट कॉम्प्लिकेशंस में आपको डीके हो सकता है, जैसे जिसको डायबिटीज कीटोएसिडोसिस बोलते हैं। वो एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसमें आपके शरीर में ज्यादा कीटोन्स बनना शुरू हो जाते हैं एक्सेसिव लेवल्स पे। हम्म। तो उस पे आप अगर आप इंसुलिन एकदम लगाना बंद कर दो या मीठा वगैरह बहुत ज्यादा आप शुरू कर दो, तब ये रिस्क होता है। और उससे ये होता है कि बच्चा मतलब कोमा में भी जा सकता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है, कभी कभी बहुत टाइम के लिए भी एडमिट होना पड़ता है। ये साइकोलॉजिकली भी एक प्रॉब्लम है और फिजियोलॉजिकली भी एक प्रॉब्लम है, तो दोनों टाइप ऑफ ट्रीटमेंट उनको उस टाइम पे देना जरूरी होता है। हम्म। और अगर ये बच्चा फ्रिक्वेंटली ऐसा कर रहा है कि अपने मैनेजमेंट को अगर निग्लेक्ट करता जा रहा है, हम्म। तो फिर उनको, जैसे कि मैंने पहले बताया था, उनको रेटिनोपैथी वगैरह हो सकता है, हम्म। आंखों की रोशनी जा सकती है, किडनी वगैरह खराब हो सकती है, डायलिसिस पे जा सकता है, नर्व्स वगैरह, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, बट नर्व्स वगैरह भी खराब हो सकते हैं, जिससे कि पैर वगैरह काटना पड़ सकता है, एम्पुटेशन ओके। वगैरह हो सकता है। तो ये सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती रहती है। इसके अलावा कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके बहुत कम शुगर आते हैं। हम्म। तो 70 से नीचे बोला जाता है कि वो कम शुगर्स होते हैं। हम्म। तो मतलब यूजुअली 40-50 उतना तक तो ठीक है, लेकिन किसी किसी बच्चे का जैसे कि 5-6 ऐसे भी आते हैं। हम्म। तो यूजुअली ऐसा अगर एक सिचुएशन है तो बच्चा बेहोश हो सकता है, ओके। अपने आप को फिर मैनेज खुद नहीं कर पाएगा, किसी को आसपास होना पड़ेगा उनको हेल्प करने के लिए। हम्म। अगर कोई नहीं है तो बच्चे की जान भी जा सकती है। ओके। और कभी कभी बच्चे जो है वो जीने वगैरह से गिर सकते हैं, हम्म। वो सब भी इश्यूज रहते हैं। फिर उनकी हड्डियां वगैरह टूट सकती है, यहाँ वहाँ चोट, मतलब ऐसा मैंने कुछ बच्चों को देखा जिनका ऐसा भी हुआ है। ओके। तो इसके वजह से यही बोला जाता है कि फ्रिक्वेंटली अगर आप डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में रहोगे तो ये सब प्रॉब्लम्स अगर आपको हो भी रही है तो उसका सोल्यूशन आपको टाइमली मैनर में मिलता जाएगा और आप इन सब कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हो। जैसे कि पीयर सपोर्ट की हम अगर बात करें, जैसे आप बोल रहे हैं कि किसी न किसी को आसपास में होना चाहिए और बच्चे को हमेशा ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए, हर 3 मंथ में जाना चाहिए, तो पीयर सपोर्ट और काउंसलिंग जो दी जाती
अगर बच्चे को, तो वो कितना इनके लिए सपोर्टिव होगा? काउंसलिंग तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है बच्चों के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में कोई वैसे काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट नहीं रहते हैं जो कि इन सब इश्यूज को डील कर सके। यूजुअली डायबिटीज एजुकेटर जो एक नर्सिंग बैकग्राउंड से होती है, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो टाइप 1 डायबिटिक बच्चों को डायबिटीज कैसे मैनेज करना है वो सिखाए। उसके साथ साथ अगर उनको कुछ इंटरपर्सनल इश्यूज है, वो सब भी वो लोग उनके साथ डिस्कस करते हैं। पर क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज नहीं होती है मेंटल हेल्थ, तो वो थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट दे पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। पेरेंट्स का सपोर्ट तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, बचपन से ही इम्पोर्टेंट रहता है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो पेरेंट्स को बोला जाता है कि आप थोड़ा थोड़ा बच्चे को फ्रीडम हाँ दे दो, ताकि वो खुद इंडिपेंडेंटली अपनी कंडीशन को मैनेज कर पाए। पर डॉक्टर्स ये भी बोलते हैं, जैसे कि टीनेज से ही थोड़ा बहुत डॉक्टर्स बोलते हैं कि उनको थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंस देना शुरू करो, लेकिन फिर भी सुपरविजन होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे को आप पूरा खुला छोड़ रहे हो, वो कुछ भी करे आप ध्यान ना दो, तो बच्चा नेग्लेक्टेड भी फील कर सकता है और उससे उनको फिर मतलब साइकोलॉजिकली उनको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हो सकता है मैनेज करने में। और जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह में उन लोग को दूसरे बच्चे अगर दिखते हैं, वो अगर अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, या फिर जैसे सपोर्ट ग्रुप्स अगर होते हैं जहाँ पे वो लोग जाके दूसरे बच्चों को देखे या दूसरे एडल्ट को देखे जो जिनको टाइप 1 डायबिटीज बचपन से है, वो लोग कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, वो अगर देख पाए तो वो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि उनके आसपास यूजुअली कोई नहीं रहता है जिनको टाइप 1 डायबिटीज है। तो अगर वो सपोज लड़कियों को बहुत बोला जाता है कि आपको आगे चल के आपकी शादी नहीं होगी, बचपन से ही सुनते रहते हैं, तो पेरेंट्स के लिए भी थोड़ी बहुत रिलीफ फील करते हैं अगर ऐसे सपोर्ट ग्रुप में कोई उनको दिख जाते हैं जो थोड़े एज के हैं, जिनकी शादी हुई हुई होती है, उनके बच्चे हैं, हस्बैंड टाइप 1 डायबिटिक नहीं है, तो उनको थोड़ा बहुत अच्छा फील होने लगता है। बट देन अगेन शादी इज नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। शादी के अलावा भी जैसे कि वो लोग और भी काम जैसे कर सकते हैं, जैसे कॉर्पोरेट में काम कर सकते हैं, लॉयर्स बन सकते हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं, मतलब क्योंकि बचपन से ही शायद बहुत सारे बच्चे ऐसा फील करना शुरू कर देते हैं कि हमारी लाइफ तो यहीं पे ही खत्म है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे आगे चल के। तो अगर ऐसा कोई रोल मॉडल उनको कहीं और अगर दिखना शुरू हो जाए तो वो काफी सही रहता है उनके लिए। इंडिया को डायबिटीज के मामले में कैपिटल ऑफ डायबिटीज भी कहा जाता है। तो इतनी जब बड़ी संख्या में डायबिटीज हो रही है लोगों के बीच में, टाइप 1 कह लें या टाइप 2 कह लें, और छोटे बच्चे से लेके ओल्ड एज तक तो डायबिटीज हो रही है, तो इसके लिए हम रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों की बात करेंगे, तो अवेयरनेस के मामले में हम कहाँ पीछे हैं? अगर हम मैंने जैसे पहले बताया, डायबिटीज कैपिटल अगर हम बोलते हैं तो वो टाइप 2 के लिए बोलते हैं। तो लोगों को ज्यादातर आइडिया टाइप 2 के बारे में ही होता है, टाइप 1 के बारे में उतना आइडिया नहीं होता है, और दोनों का ही जैसे कि मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज बहुत अलग होते हैं। यूजुअली लोगों को आइडिया थोड़ा बहुत रहता है टाइप 2 डायबिटीज के बारे में कि किसको कैसे मैनेज करना चाहिए, क्योंकि फैमिली में किसी ना किसी को होता ही है यूजुअली, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर एक डिजीज प्रेवलेंट है तो। लेकिन टाइप 1 के बारे में अ, बिल्कुल भी किसी को आइडिया नहीं होता है, तो उसके लिए अवेयरनेस की तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को विद ऑल देयर फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज, उन लोग को सोशल इश्यूज भी बहुत फेस करने पड़ते हैं स्टिग्मा रिलेटेड। तो उसके लिए जिनको ऑलरेडी टाइप 1 डायबिटीज है, जैसे कि कोई सेलिब्रिटी हो गया, जैसे कि अगर आपको पता है सोनम कपूर को है टाइप 1 डायबिटीज, आ, फवाद खान को है, वो तो इंडियन नहीं है बट उनको भी है टाइप 1 डायबिटीज। ऐसे लोग अगर बाहर आके बताना शुरू करें कि टाइप 1 डायबिटीज ये बीमारी है, ये छूने से नहीं फैलती है, कभी कभी ऐसे भी लोग सोचते हैं कि हम हमारे बच्चे को खेलने नहीं देंगे, या फिर छोटे छोटे बच्चे आपस में ही बात करते हैं कि हम इस बच्चे के साथ नहीं खेलेंगे, इस बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है तो हमें भी शायद हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए अगर कोई सेलिब्रिटी ऐसे बाहर आए और बात करें इन सब चीजों के बारे में तो सही रहेगा। उसके अलावा मूवीज वगैरह हमारे यू नो
बहुत अच्छे से चलते हैं, जैसे कि मार्गरीटा विथ अ स्ट्रॉ एक मूवी है, जिसके कारण हमें ये आइडिया है कि एक डिसेबल्ड इंसान की सेक्सुअली क्या क्या इश्यूज फेस करते हैं। अकॉर्डिंगली अगर हम टाइप 1 डायबिटीज के लिए भी ऐसा कुछ मूवी बनाएं जिससे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए लोगों को कि ये डिफिकल्टीज होती है। जैसे कि अभी आपने बात किया सेक्सुअलिटी में प्रॉब्लम हो या कुछ की, तो क्या टाइप 1 डायबिटीज या डायबिटीज की बात करें, वो कितना इम्पैक्ट करता है आपके हेल्दी सेक्सुअल लाइफ को और सेक्सुअल लाइफ को आगे बढ़ाने में? सी सेक्सुअल लाइफ में वैसे तो कुछ प्रॉब्लम्स होनी नहीं चाहिए, बट ऐसा शुरू भी हो उससे पहले ही फैमिलीज प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देती है हम्म। कि बच्चे के साथ शादी ही शायद ना कराए। अगर स्पेशली लड़की हो तो बात आगे ही ना बढ़ाए। हम्म। अरेंज मैरिज की बात करें तो शायद लड़के का भी अगर है तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है, पर लड़कियों का तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स होते ही है। छोटे छोटे बच्चे जिनका मैं इंटरव्यू करती हूँ वो लोग भी बोलते हैं कि शायद मेरी शादी में इश्यूज हो सकती है। पेरेंट्स भी सोचना शुरू कर देती है जब बच्ची को टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोस होता है। बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम्स उनको आगे चल के हो, बस मैनेजमेंट का ही इशू है। अगर वो फैमिली अच्छे से हेल्प करेगी बच्चे को मैनेज करने के लिए तो उनको आगे चल के वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। एंड जैसे मैंने पहले ही बताया कि बहुत कम मतलब संख्या में लोगों को पास ऑन होता है। हम्म। जैसे कि 2 to 4% ही शायद चांस होता है एक लड़की से अपने बच्चे पे टाइप 1 डायबिटीज जाना। तो वो एक प्रॉब्लम है परसेप्शन का कि हम शादी नहीं करवाएंगे अगर बच्ची को टाइप 1 डायबिटीज है। तो यूजुअली ऐसा भी होता है कि बिना बताए हम्म। शादी करवा देते हैं, फिर उसके बाद वो इंसुलिन नहीं लगा पाते हैं क्योंकि छुप छुपा के कितनी बार इंसुलिन लगाएंगे। जी। अगर आपको 4 बार इंसुलिन लगाना है दिन में या 3 बार इंसुलिन लगाना है, आप हर बार तो नहीं छुप छुपा के कर सकते हो। हम्म। या फिर खाना वगैरह भी आप हर बार तो नहीं मना कर मैनेज सकते। नहीं कर सकते। हाँ, तो वो सब डिफिकल्टीज फिर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इससे हेल्थ वाइज अगर बात करें तो मुझे इतना तो आइडिया नहीं है, पर मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ इश्यूज होने जैसे चाहिए। कि आपने बताया कि वो पास ऑन नहीं होता है बच्चे में, पास होने के काफी कम चांसेस। काफी कम चांसेस हैं कि बच्चे में पास ऑन हो, चाहे फादर से या मदर से, दोनों से बच्चे में पास ऑन होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। ऐसे तो हम ना हमें हो डायबिटीज, लेकिन बच्चे में पास ऑन हो सकती है। तो एक अलग वो एक अलग सिनेरियो होता है। तो अगर हम इसे टैबू के जैसा ना देखें कि आप फीमेल में डायबिटीज है या मेल में डायबिटीज है तो हम उनकी शादी नहीं कर सकते हैं, वो पास ऑन होने की संभावना कम होती है, तो आप इस चीज को अवेयर रहें कि ये एक बड़ी मुद्दा ना बनाया जाए इस चीज को, और एक हेल्दी सोशल लाइफ को वो जी सकते हैं, तो आगे भी उनकी लाइफ सही जाएगी। आई एम राइट? डायबिटीज की बात सुनते ही हम, डायबिटीज हो गया घर में किसी को तो एक पैनिक सा माहौल हो जाता है कि सब कुछ अब रिशेड्यूल होना है, खाने में क्या बनेगा और कैसे उनको मैनेज करना है। तो एक बहुत ही पैनिक सी सिचुएशन फैमिली में ही आ जाती है। तो एक नए फैमिली को ये पता चलना कि हमारे एक मेंबर को, हम्म। एक फैमिली में एक मेंबर को डायबिटीज हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में फैमिली के लिए क्या एडवाइस होना चाहिए? बस एक ही एडवाइस होगा कि आप डॉक्टर की बात सुने, डॉक्टर जैसे बोल रहे हैं मैनेजमेंट करने के लिए अकॉर्डिंगली ही करे। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि आस पड़ोस के लोग आके कुछ भी बोल के चले जाते हैं, जैसे कि देसी दवाई ले लो, गोलियां खा लो। किसी किसी बाबा को जानते हैं किसी गांव में, उनके वहां पे कुछ जड़ी बूटी मिल जाएगी, वो खाने से सही हो जाएगा। ये सब बातें आप लोग ना सुने, क्योंकि ऐसा कोई मतलब अभी तक तो क्योर है ही नहीं डायबिटीज का, तो ये क्योर नहीं होने वाला है, आपको इंसुलिन लगाना ही पड़ेगा। बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि एक बार अगर इंसुलिन लगा लिया तो जीवन भर लगाना पड़ेगा, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज में ये जीवन भर लगाना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई चॉइस है ही नहीं। तो ये मैं जरूर बोलूंगी कि दूसरों की बात ना सुने और इंसुलिन लगाए ही। और इसके लिए एक डायबिटीज एजुकेटर का होना बहुत जरूरी होता है जो कि ये समझा पाए। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी रहते हैं एक्चुअली लोगों में कि आफ्टर अ सर्टेन एज शायद बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब वो गोली में शिफ्ट हो जाएगा, हम्म। इंसुलिन लगाने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी।
बट फॉर द टाइम बीइंग अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ भी इलाज नहीं है टाइप 1 डायबिटीज के लिए, तो उनको इंसुलिन देना ही पड़ेगा। गोलियों में वो शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। ये फैमिलीज को जानना बहुत जरूरी है, बच्चे को भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी आपने बताया कि रिवर्सेबल नहीं है ये, तो जैसे कि अभी बहुत कुछ ऐसे बोला भी जाता है सोसाइटी में कि ये खा लो उससे खत्म हम्म। हो जाता है डायबिटीज, हम्म। या फिर हम आजकल एड्स भी देख रहे हैं हम्म। कि ये खाने से रिवर्सेबल है। तो ऐसा आपकी जानकारी में कुछ है कि ऐसा क्या हो सकता है? मेरे जानकारी में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये अगर कोई बोल रहा है कि टाइप 1 डायबिटीज को रिवर्स कर सकता है तो वो आदमी फ्रॉड है। ओके। तो इन सब बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। ये डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ा सा चैलेंज हो जाता है कि बच्चे का जब भी डायग्नोसिस होता है, पेरेंट्स को समझा के भेज देते हैं घर में, और पेरेंट्स फिर दूसरों की बात सुन के इंसुलिन बंद हम्म। कर देते हैं, दूसरी दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, या फिर कुछ बाबा वगैरह कुछ कर रहे हैं वो सब मतलब घर में ही शुरू कर देते हैं। फिर अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के साथ फिर हॉस्पिटल में फिर से एडमिट होते हैं। फिर उनको डीकेए में चले जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, 2-3 महीने कभी कभी बच्चा कोमा में रहता है। तो ये सब ना करे, यही मैं एडवाइस दूंगी लोगों को कि डॉक्टर जो भी बोल रहे हैं उसका आप सुने। अगर आपको डॉक्टर नहीं पसंद आ रहे तो आप दूसरा डॉक्टर को ही ढूंढ लीजिए, पर डॉक्टर की बात आपको सुनना ही है। अ, और यूजुअली ऐसा एक हॉस्पिटल चुने जहाँ पे एक डायबिटीज एजुकेटर भी हो, क्योंकि डॉक्टर के पास इतना समय नहीं रहता है कि आपको हर चीज बारीकी से बताए वो। तो डायबिटीज एजुकेटर आपके हर एक प्रॉब्लम को यूजुअली सोल्यूशन दे देते हैं, जैसे कि आपको इंसुलिन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, खाने को रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, वो डाइटिशियन आपको बताएंगी। तो ऐसे एक हॉस्पिटल में जाए जहाँ पे ये सब सोल्यूशन आपको मिल सके और कंटिन्यूटी बनाए रखे। हम्म। एटलीस्ट फॉर द इनिशियल फ्यू इयर्स तो बनाए ही रखे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कैसे इसको मैनेज करना है, क्योंकि ये बीमारी आपकी जाने नहीं वाली है, ये पूरी जीवन रहने वाली है ये बीमारी। बहुत सुलझा हुआ जानकारी आपने दी है। और मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ कि टाइप 1 डायबिटीज रिवर्सिबल नहीं है, और आप अपनी सूझबूझ से बच्चे की लाइफ को एक अच्छे सुचारू रूप से चला सकते हैं। आप इधर की बात उधर ना सुने, और जो भी आपको इंफॉर्मेशन एक डॉक्टर दे पाएगा उससे बढ़कर कोई नहीं दे सकता है। आप अपने बच्चे के सेहत के साथ एक संपूर्ण बना के रखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।